seen the army personnel. They've done a fantastic job. एज अ सोल्जर अगर आपने वॉर देख ली तो फिर आपने मतलब इस जिंदगी का अपना कर्म निभा दिया। सेकंड फैदान अटैक में मेरा कमरा पूरा उड़ा दिया। वो इतनी जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुई कि जो उस जमीन का शेप था वो शेप ही चेंज कर दिया। ग्रेटेस्ट इंडियन में नंबर 1 पे मैं कलाम सर को रखता हूँ। कौन सा ऐसा लीडर है जो आपका बहुत आइडियल रहा है? फौज में ज्यादातर लोग जनरल मानेकशॉ को जानते हैं। नोबडी कैन मैच हिज ऑरा। तो वो ऐसे लकड़ी का एक ट्रंक का ढक्कन खुला और उस बंदे ने ढक्कन खोलते ही सीधा हमारे ऊपर फायर किया। सौरभ काले वाली टीम गई तो उनके साथ जो हुआ, खून खौलता है। जब जीत गए, जब हमने कब्जा कर लिया तो कैसा माहौल था? तो जितने लोग मिलेंगे उन्होंने बोला कि भी गाड़ी रोको, पहले हमारे साथ डांस करो। आर्मी में जाने का कब सोचा? घर घर में फौजी वॉर के किस्से, 65 के 71 के वॉर के किस्से उनको सुनेंगे हम। जाहिर सी बात है, बड़ा मोटिवेशन होता था। आपने सिर्फ 11 साल नौकरी की जी फौज में, जी। ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मित्तल। मारा हिमाचल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। अपने लोग अपने किस्से, तो यानी जो आज का मेहमान है हमारे स्टूडियो में वो अपने लोग हैं और उनके किस्से तो हम लोग सुनेंगे ही। हिमाचल प्रदेश देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है। और अगर हम पाकिस्तान से युद्ध की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान से लगभग 4 युद्ध जो है वो किए हैं। कारगिल युद्ध वो सबकी जहन में आता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में है मेजर राकेश शर्मा जी। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है वो शौर्य चक्र विजेता हैं जी। हिमाचल के बिलासपुर से संबंधित हैं। वीर भूमि से हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें कारगिल युद्ध की तो दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि कारगिल युद्ध में 527 जो जवान थे वो शहीद हुए थे और उसमें से 52 हिमाचल प्रदेश से थे। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उसके जो हैं उसमें आपने भाग भी लिया और उस लड़ाई को खुद जिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम मैम, मैं बहुत आज ये मेरे लिए एक विशेष मोमेंट है, एक विशेष दिन है कि मैं इस भूमि से, वीर भूमि से आता हूँ और आज वीर भूमि के स्टूडियो में वीरों के साथ बैठकर आज जो मेरा ये कार्यक्रम हो रहा है, चाहे मैंने इससे पहले कितने भी कार्यक्रम और पॉडकास्ट किए हों यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो अपनी जगह है पूरे देश में घूम घूम कर। और जो आज हम कार्यक्रम यहाँ बैठ कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी अपनी एक मेरे दिल में, दिमाग में एक विशेषता है। जैसा कि आपने शुरुआत में वर्णन किया, तो जो हिमाचल प्रदेश है ये वीरों की भूमि रही है। और आपने 527 में से 52 लोगों का जिक्र किया जो हिमाचल से थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले एक अकेले हिमाचल से विक्टोरिया क्रॉस हुए हैं, वो मेरे गांव के पास के हैं, वीर भंडारी राम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उससे पहले हमारा ही जो जिस इलाके से मैं आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, झंडूता तहसील है, उसी तहसील से 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी तक जनरल जोरावर हुआ करते थे। जो कि जिनकी वजह से लद्दाख है हमारे, जिनकी वजह से लद्दाख है और वो तिब्बत तक पहुंचे थे। जो है महाराजा गुलाब सिंह जम्मू के जो हुआ करते थे, उनके वो सेना नायक थे। और उनके जो सेना के जो कैंपेन है, उनके जो युद्ध जो उन्होंने प्लान किए, लीड किए हुए, उनको फादर ऑफ माउंटेन वॉरफेयर कहा जाता है। कि जो उन्होंने वहां पर कारनामे किए वो आज भी इतिहास है, इसलिए उनका नाम इतना लिया जाता है। तो जो भारत में आज की तारीख में हम कहें कि लद्दाख वाला इलाका, और आज की तारीख में जो पीओजे के पास कारदू, बल्टिस्तान, गिलगिस्तान, तिब्बत तक वो पहुंचे थे, जहां पर फिर जो है वो वहां पर वो भी शहीद हुए एक जंग में ही। तो हमारा इतिहास है ये, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक और बड़े गर्व की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश छोटा सा स्टेट है, 75 लाख की आबादी है हमारी, मोटा मोटा 75 लाख की आबादी में अगर आप देखेंगे आज की तारीख में जो वीरता पुरस्कार होते हैं वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के पास है आज की तारीख में भी। चाहे आप पहला परमवीर चक्र लीजिए मेजर सोमनाथ शर्मा जी से लेके बनिहाल में जब 47-48 के ऑपरेशन में जी। और उसके बाद अभी तक जो इस साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उसमें तो
उसमें जो है टोटल जो अभी गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो 7 अवार्ड हिमाचल प्रदेश के वीरों ने अर्जित किए हैं। तो ये हमारे खून के अंदर है और ये हमारी, मैं कहूँगा कि विरासत है, जिसको लेकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमें करना भी चाहिए। मेजर शर्मा, आगे बढ़ें कि भाई हम कारगिल की बात करें, उससे पहले मैं बिल्कुल आपके बचपन की कहानी जानना चाहूँगी। कहाँ से आप पढ़े, किस तरह का आपका जीवन रहा और ऐसा क्या मोटिवेशन था जिसमें आपने सोचा कि मैं आर्मी में जाऊं? देखिए मैम, ऐसा है कि मेरा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल में, झंडूता तहसील है, उसमें छोटा सा एक गांव है पहाड़ों के बीच में, डूक। मैं वहाँ पर जो है वहाँ का हूँ, मैं वहाँ का निवासी हूँ। तो पहले मैं हमारे गांव में ही प्राइमरी स्कूल है जिसमें मैंने एजुकेशन ली। उसके बाद फिर साथ में ही वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल था, मैं वहाँ पर पढ़ा और वहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया, जो कि मैंने वहाँ से अर्जित की। तो मेरी जो स्कूलिंग थी वो यहाँ की थी। एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि गांव के स्कूल, अगर हम शहरों की बात करें, क्योंकि मैं तो शहर की पली बड़ी हूँ, तो गांव का स्कूल उस समय कैसा होता था? गांव के स्कूल होते थे, क्लासेस लगती थी आम के पेड़ के नीचे और क्योंकि कमरे हुआ नहीं करते थे हमारे स्कूल में उस टाइम, 2 कमरे थे। उन एक कमरों में जो है वो एक कमरा जो है वो प्रिंसिपल जो थे, हेडमास्टर बोलते थे, वो उनका ऑफिस था और एक कमरा स्टाफ रूम था। तो कभी कभार जो है अगर बरसात हो गई तो छुट्टी हो गई तो हम वो बोरी की वो लेके बिछाने के लिए अपना अपना बोरा लेके और साथ में झोला लेकर स्कूल जाते थे और आम के पेड़ को नीचे हमारी क्लासेस लगती थी गर्मियों में, और सर्दियों में धूप में ऊपर में क्लासेस लगती थी। स्कूल का कोई दोस्त अगर याद हो, कोई टीचर याद हो और कोई शरारत भी याद हो? नहीं, स्कूल के मेरे टीचर थे एक, और वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और खैर आज के ज़माने में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, हिसाब। और अब हिसाब से पता नहीं, जैसे होता है ज़्यादातर, मेरे को भी हिसाब से शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा एक किल्लत मुश्किल लगती थी। मुश्किल होगी, सबको हिसाब बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि जिंदगी जो है वो हिसाब किताब का नाम है, जिंदगी हिसाब। हाँ, तो अब वो हिसाब में अच्छा, उसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट बन गया। पर उन दिनों में क्या हो, अच्छा वो जब आते थे तो उनका घर थोड़ी दूर पड़ता था जी। तो वो स्ट्रिक्ट इतने थे कि वो जो है जब आप गलती कर दें या काम ना करके लाएं या आप ढंग से सवाल का जवाब ना दे पाएं तो वो अपनी फिर जो है वो ट्राउजर से बेल्ट निकालते थे और वो बेल्ट से पिटाई किया करते थे। ओहो। तो जिस दिन वो गलती से ऐसा लगा कि भी हम देखते रहते थे कि अभी तक नहीं, जैसे कई बार वो लेट हो गए तो हमें लगता था कि आज नहीं आया भाई, आज नहीं आया तो बच गए। अच्छा, उसके बाद अगर बच गए तो वो सबसे बेस्ट दिन होता था। अच्छा, कि आज तो बच गए भी, आज निकल गया, दिन पूरा हो गया। अच्छा, कई बार इतना डिजेक्शन होता था कि हम सोचते थे कि नहीं, बाद में पता लगा कि चाहे वो 1 घंटे बाद आए पर लेट आके पहुंच गए, खबर आती थी कि पहुंच गए भी। बाड़ी अरे मास्टर जो है रामचंद जी पुजिए, आगे वो क्या नाम था उनका? रामचंद। अच्छा। तो वो रामचंद आई है भाई। तो हम बोलते थे यार किस्मत बड़ी खराब है, देखो मतलब हम कहाँ से खुश हो रखे थे कि नहीं आएंगे, पर वो पहुंच गए आके। तो जी उन्होंने हमारे साथ मतलब काफी बार ऐसा हुआ कि कान पकड़ के खड़े रहे, एक टांग के ऊपर तो खड़े रहे और बेल्ट से उन्होंने मारा तो भाग गए तो घर ही पहुंच गए भागते भागते। अच्छा। वापिस नहीं आए, अब जो होगा कल देखेंगे। तो ऐसे उनके साथ बड़े किस्से थे। फिर एक बार उन्होंने, मेरा फ्रेंड होता था, एक क्लासमेट था, वो मेरे गाँव के साथ में थे हम लोग, उसको उन्होंने कान पकड़ के जोर से खींचा और खींच के उन्होंने उसको धक्का मारा तो वो वहां पर वो कच्ची जमीन थी, कच्ची जमीन पर गिरा और उसका पूरा लहू लुहान हो गया। तो लहू लुहान हो गया तो हम उसको उठाने की कोशिश करें पर वो इतने स्ट्रिक्ट की उठाने न दें। अच्छा, कि भाई ऐसा है कि इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसका एक भी सवाल सही नहीं है, अगर इसका एक भी सवाल सही नहीं है तो इसको मैं स्कूल में पढ़ने नहीं दूंगा। अब उस टाइम शायद 4th या 5th की बात हो गई, तो फिर जो है उसको उठाने न दें। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने बड़ी परेशान, कैसे न कैसे हिम्मत करके थोड़ा सा साइड करके फिर उसको उठाया। फिर सबसे पहले उसके यहाँ पर पूरे खरोचे लगी हुई थी, खून बह रहा था, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमने मिट्टी डाली कि वो खून उन रोके। फिर उसको खून उन रोक के फिर उसको पानी वानी पिला के फिर उसको हमने वो किया। तो फिर उसके बाद जो है हमारी किस्मत जागी कि
उन दिनों में फिर उसके बाद 6 महीने बाद उनका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया। स्कूल में हो गया और उनकी जगह कोई लेडीज टीचर ने ज्वाइन किया 1 महीने के गैप के बाद। तो वो किस्सा मुझे अभी तक उनका स्कूल का भूलता नहीं है, और अभी भी उनका चेहरा मेरे को मतलब एक ढंग से मैं कहूँ तो शायद उसमें एक पॉजिटिविटी भी छुपी हुई है कि उनके उस खौफ की वजह से ही हमने धीरे धीरे सीखना शुरू किया और हमने उसको सीरियसली लेना शुरू किया, और वो सजाएं भी इतनी खतरनाक थी। उसके बाद स्कूल हो गया आपका, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि आप दिल्ली गए। कौन सी क्लास में दिल्ली गए? फिर उसके बाद कॉलेज के लिए दिल्ली गया मैं। अच्छा, कॉलेज के लिए मैं दिल्ली गया। 12th पहले तो 11th ही होती थी उस समय तक, कि 12th होती? नहीं, हमारे टाइम में 12th हो गई थी। तो मेरी मदर का गांव पड़ता है गेडमी, और वो गेडमी जो था उसमें मैं पढ़ा, और वो गेडमी के स्कूल के बाद उसके बाद फिर मैं कॉलेज के लिए दिल्ली चला गया। तो कॉलेज फिर मैंने दिल्ली से किया, और जब मैं दिल्ली गया पहली बार तो बड़ा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, क्योंकि आप देखिए कि कहाँ से उठ के मैं दिल्ली पहुंच गया। तो मेरे को बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से इतने छोटे से गांव से, तो दिल्ली में आप देखिए कि मेरे को पहले तो 15-20 दिन रोड क्रॉस करने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ी। आपकी उस बात से मुझे बिल्कुल अपनी भी बचपन की बातें याद आ रही हैं। जब मैं भी यहाँ से शिमला से पहली बार दिल्ली गई जी, और हिमाचल भवन में ठहरी, तो हिमाचल भवन के बिल्कुल सामने 12 खंबा रोड है। जी जी जी, तो बड़ा बिजी ट्रैफिक है, बहुत बिजी, उस समय भी बिजी होता था। मतलब गाड़ियां कम होती थी, लेकिन हमारे लिए, हिमाचलियों के लिए सड़क क्रॉस करने की आदत ही नहीं। यहाँ तो जब हम शिमला की बात करें तो बचपन में तो ये हाल था कि फुटबॉल खेलते हुए जाते थे और सामने से कोई गाड़ी आती थी तो खड़ी हो जाती थी कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उठा लें। तो जब हम पहली बार दिल्ली गए तो 12 खंबा रोड जो है, आधी सड़क पे जाएं फिर वापस भाग आए, फिर आधी सड़क पे जाएं फिर वापस आ जाए। तो अल्टीमेटली जब ऐसा करते हुए 10 मिनट हो गए तो एक पुलिस वाले ने देखा, बहुत देर से देख रहा था कि हिमाचल से आए हो। तो आपकी सड़क क्रॉस करने वाली बात से मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने सुनाना चाहती थी। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, मैं जो आपने बात की बिल्कुल 200%, मेरे को 15 दिन लगे वो उस चीज को सिंक्रोनाइज करने में कि ट्रैफिक मूवमेंट के साथ कैसे रोड को क्रॉस करना है। क्योंकि पहले मैं खड़ा रहा। कहाँ रहे? कौन से मैं साउथ दिल्ली में था मैम, वहाँ पर साकेत करके जगह है। अच्छा। और वो भी बड़ा बिजी एरिया है। और कॉलेज में फिर जो है साउथ कैंपस में ही वेंकटेश्वर कॉलेज था, वहाँ से मैंने कॉलेज किया, अपना पढ़ाई वहाँ से की मैंने इकोनॉमिक्स में जी। तो उस अब इस पूरे माहौल से उस माहौल में अपने आप को ढालना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। रोड वाला एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा जो वहाँ पर बाकी लोग जो स्टूडेंट्स जो बाकी हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना, घुलना, बातचीत करनी, क्योंकि वो हमसे कई ईयर्स आगे चल रहे हैं। बिकॉज हम हिंदी स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी स्कूलों में पढ़े हैं, हमारा होराइजन नहीं है। हमारे को जो किताबी पढ़ाई होती है उसके अलावा हमारे पास जो है जो उसके अलावा लाइफ में को करिकुलर का ज्ञान, वो सब चीजें नहीं है। हमें लोगों से डील भी नहीं आता है। तो वो सारा जो है वो इवॉल्व होने में मेरे को साल लग गया उस लेवल तक पहुंचने में कि मैं कॉन्फिडेंटली एक दिल्ली के लड़के या लड़की से बात कर सकूं तरीके से। वो उतना उस इवॉल्व होने में ही मुझे लगभग साल लग गया। तब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि भाई ये दुनिया अलग है, यहाँ का उठने बैठने का तरीका अलग है, बातचीत करने का तरीका अलग है, और हमारा एक्सेंट भी आता है। बिल्कुल पहाड़ियों में एक्सेंट आता है। बिल्कुल। तो वैसे ये है, बड़ी अच्छी बात ये है इसमें, पॉजिटिव बात ये है कि आज भी और उन दिनों में भी जब आप किसी से बोलते हो आप हिमाचल के, तो लोग बोलते हैं शरीफ लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं। सही है। तो वो एक स्टैंप हमारे ऊपर लगी हुई है, वो स्टैंप आपके लिए काम करती है, क्योंकि लोग बोलते हैं अच्छा हिमाचल से है तो भाई शरीफ ही होगा। आर्मी में जाने का कब सोचा? आर्मी का मैम ऐसा है कि एक तो जैसा अभी मैंने शुरू में आपसे बताया, तो हम जब गांव में पढ़ते थे तो 2 चीजें हैं इसमें, एक हमारा कल्चर और एक एक्सपीरियंस ये है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में वीर भंडारी राम जो थे वो मेरी मदर के गांव के ही हैं। तो वो रिटायरमेंट आए थे, तो उनसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के किस्से सुना करते थे, और कई बार वो किस्से सुनाएंगे तो
सारी रात निकल जाएगी और वो सुबह हो जाएगी उनके किस्से सुनते हुए। फिर रोचक किस्से होते हैं फौज के, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो उससे फिर रुचि हुई। फिर उसके बाद मैंने जनरल जोरावर सिंह, जो हमारे यहाँ से पहले बिलासपुर का नाम कहलूर होता था, कोट कहलूर, तो उनका नाम पड़ा जी जनरल जोरावर कहलोरिया। तो मैंने फिर उनके ऊपर रिसर्च की थोड़ी सी। मैंने कहा भी नाम जनरल जोरावर कहलोरिया है, तो कहलोरिया मतलब इधर को, तो पता लगा उनका गांव, मेरी जो तहसील है वो तहसील के बगल में उनका गांव है। वो बाद में जब बड़े हुए तो यहाँ से फिर वो ये इलाका उस टाइम जम्मू के महाराजा होते थे गुलाब सिंह, उनके अंडर आता था, वो उनकी सेना में चले गए और उनके सेनानायक बन गए। और उनको तो मतलब जो है उनके तो बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हैं। तो ये सब हमने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हिमाचल की संस्कृति में जो आर्मी वाला कल्चर है वो संस्कृति के अंदर ऐसा बसा हुआ है। हमारे यहाँ के जो लोकगीत हैं अब तो उसमें वैरायटी आनी शुरू हो गई है, नहीं तो मेरे को अच्छी तरह पता है कि हमारे बचपन में लोकगीत सारे के सारे फौजियों के ऊपर आधारित होते थे। कोई गीत आपका बिलासपुर? तो जैसे भला सपाइया डोगरिया, हाँ। अभी देखो इतना फेमस हुआ ये, लता मंगेशकर ने गाया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई शादी नहीं होगी जिसमें ये बैंड पे ना बजता हो। फिर वो हो गया। फिर हमारे सिंगर हुए जी बड़े मशहूर कर्नल राणा जी। उन्होंने शुरू में उनके आप गाने देख लीजिए सारे के सारे, का राजा छुटिया हो, साहब छुट्टी नहीं देंदा हो, बाई पर किया जाना मियाँ जी, बाई पर डेरे फौजियां दे। अब ये सारे गाने जो है हर फंक्शन में, घरों में, मैरिज में बजेंगे, दुनिया इन पर डांस करेगी सारी रात। तो वो कल्चर का हिस्सा बन गए। और उसके बाद जो है फिर लोग आर्मी में डोगरा रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 3 रेजिमेंट ऐसी हैं भारतीय सेना में जहां पर जो हमारे यहाँ के हिमाचल, तो डोगरा तो 60-70% हिमाचली है, बाकी जम्मू कश्मीर राइफल्स में और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में, इनमें भी 40% हिमाचल के लोग होते हैं। अच्छा। तो घर घर में फौजी। अब वो आएंगे, हम स्कूल में पढ़ते थे तो बैठ के डिस्कशन होता था। तो जब डिस्कशन होगा तो जो है वो उनके वॉर के किस्से, 65 के 71 के वॉर के किस्से उनको सुनेंगे हम। तो जब तो भाई से बात है, बड़ा मोटिवेशन होता था। तो उससे फिर एक उस तरफ, उस डायरेक्शन में मेरा बिल्कुल ध्यान गया 100%। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में हम बात करते हैं कि देश सेवा, और अब देश सेवा करने के 1000 तरीके हैं। हमारे टाइम में अगर बोलो कि देश सेवा, कोई बात करेगा देश सेवा कैसे करनी, तो फौज में जाना है। क्योंकि मतलब देश सेवा को करने का रास्ता जाता ही फौज में था, कि जो फौज में चला गया वो देश सेवा कर रहा है जी। तो वो सब भावनाएं थी मन में। और ये था कि भाई अगर, तो हाँ, मेरे को जानकारी नहीं थी कि कैसे जाना है, क्या सिस्टम है, कैसे, क्योंकि जो मेरे साथ में जो मेरे जो क्लासमेट्स थे उनमें से चंद लोग उन दिनों में फौज में 10th 12th करके वो भर्ती होते हैं रेजिमेंट सेंटर में, जवान वो भर्ती हो गए। और मैं जब हाँ मतलब दिल्ली जाने का ये फायदा हुआ कि वहाँ पर धीरे धीरे मुझे पता लगना शुरू हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है जो किया जा सकता है जी। तब फिर मैंने इसके बारे में पता करना शुरू किया, तो धीरे धीरे पता लगा कि देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड ऑफिसर्स, बिल्कुल, कि ऑफिसर वाली कैटेगरी भी होती है, सीडीएस की, एनडीए वाली, जो स्कूल से एनडीए की एंट्री, कॉलेज से जो है वो सीडीएस की एंट्री, उसके बारे में फिर मैंने जानकारी एकत्रित करनी शुरू की। फिर उसमें क्या हो गया, क्योंकि लकीली मेरे लिए उसमें एक चीज ये होगी कि उन दिनों में एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक बहुत अहम जरिया होता था इनके बारे में पता करने का। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज को मैं रेगुलरली देखता था। तो उसमें सीडीएस के एग्जाम्स की, यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है रिटन एग्जाम्स की पूरी डिटेल आई हुई थी। और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि हाइट में देयर इज अ एग्जम्पशन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ हिली स्टेट्स। अच्छा। तो वो एग्जम्पशन जब मैंने देखा तो उस एग्जम्पशन में 5 सेंटीमीटर का या ऐसा कुछ 5 इंच का मेरे ख्याल से उसमें एग्जम्पशन था। और उस एग्जम्पशन की वजह से आई वाज एबल टू मीट द क्राइटेरिया 5 सेंटीमीटर उसकी वजह से। तो वो क्राइटेरिया जब मैंने मीट किया तो मैंने कहा यार आई कैन अप्लाई फॉर दिस। तो फिर मैंने वो जो है वो पेपर का टुकड़ा यूपीएससी को कैंची से काट के अपने पास रखा। और वो फिर फॉर्म मैंने पूरा उसमें से, वो साउथ में फॉर्म भी आता था, तो वो फॉर्म भी पूरा काट के भर भर के उसको मैंने भेजा। और उसके बाद जो है वो आई अपियर्ड फॉर द सीडीएस एग्जाम्स, रिटन एग्जाम। उसके बाद वो फिर वो आगे सिलसिला बढ़ता गया। आजकल के तो बच्चे वो सोच ही नहीं सकते, मैंने भी वो फॉर्म काट के ही भरा हुआ है। क्योंकि जब हम यूपीएससी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता था वो हर घर में
आया करता था, जी। हर हफ्ते में एक बार आता था, तो सभी घरों में आता था। करेक्ट। तो और जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो उसको लिया करते थे, और जो नहीं ले सकते थे वो लाइब्रेरी में देखा करते थे और फिर उसके बाद उसको खरीदते जी, थे। जी। तो मैंने भी वो फॉर्म जो है वैसे ही भरा हुआ है, तो यूपीआई काट कर और उसके बाद उसको भरा हुआ है। करेक्ट। हाँ, तो मैंने ये पढ़ रही थी आपके बारे में, आपने सिर्फ 11 साल नौकरी की जी, फौज में, जी, ऐसा जी। क्यों? मैम देखिए, ऐसा है कि जब मैं आर्मी में गया था तो एक चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी क्लियर थी कि मैं अब देखिए, लाइफ में एक तो हर एक का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है लक्ष्य और होते हैं अपने। लक्ष्य होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है। तो ये मेरे दिमाग में जब मैं दिल्ली में पढ़ा और उसके बाद मैंने और भी इसके अलावा दुनिया देखी, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और कुछ अचीव करूंगा, और अचीव करना मेरा ध्येय था, मेरा पर्पस था। और उसके बाद मेरे दिमाग में था कि मैं उसके अलावा भी बाकी डोमेन्स को एक्सप्लोर करूंगा। तो ये सब जो मेरे दिमाग में थी, मैंने उसको फॉलो करते हुए ही जो है वो मैंने आर्मी में मैं गया। और उसके बाद आर्मी में जाने के बाद मैंने जो है वो अराउंड 10.5 ईयर्स, अराउंड 11 ईयर्स की मैंने सर्विस की। और वॉलंटरली मैंने सारी सर्विस जो है वॉलंटरली कश्मीर वैली में ही की, क्योंकि शायद पूरा कहना कई बार अजीब लगता है, पर मैं बहुत जुनून वाला सोल्जर था, बहुत जिसके जुनून के बगैर फौज में नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो जुनून के बगैर, तो इसलिए मैं वॉलंटरली, चाहे मेरी बीच में ट्रांसफर पीस स्टेशन में भी आई, पर तब भी मैंने वॉलंटरी जाके आर्मी हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट करके मैं दोबारा कश्मीर वापस चला गया, क्योंकि जुनून था कि भाई ऐसे नहीं सिर्फ कागज काले करने हैं दफ्तर में बैठ के। जब आप सोल्जर बने हो, सिपाही बने हो, तो आपको कुछ मतलब, जो सोल्जर जब आप दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसको ललकारते हो और उसको आप चैलेंज करते हो कि भाई ऐसा है, इस धरती पे या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, तो वो जो एक सोल्जर वाला जो रूप है, प्रचंड रूप कह दीजिए आप उसको, वो उसका जो एक सेटिस्फेक्शन है, आनंद है, वो कुछ और ही होता है। दफ्तर में बैठ के तो आप कहीं भी काम कर सकते हो, पर ये जो मौका होता है कि आप अपने जो दुश्मन आपको पल पल मारने की प्लानिंग कर रहा है, आप देखिए कि दिमाग में कितना द्वंद चल रहा है कि वो आपको पल पल मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी कोशिश को नाकाम करते हो और आप उसको खत्म कर रहे हो जी। तो मेरे को उस टाइप की लाइफ का एक्सपीरियंस करना था, और मैंने वो इसीलिए मैंने वॉलंटरी, क्योंकि उन दिनों में कश्मीर में टेररिज्म चारों तरफ फैला हुआ था। कौन सा ईयर की बात है ये मैम 1995 हम्म। और 1995 में ही जो है वो मेरा ट्रेनिंग वगैरह खत्म करके मैं चला गया। और उसके बाद एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, उन दिनों में आजकल लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, हमारे टाइम में हो गया था लेफ्टिनेंट, पर हम जब कमीशन होके गए थे, प्रेसिडेंट कमीशन लेके, तो सेकंड लेफ्टिनेंट था 95 में। और उसके बाद मैं 2005 तक एंड तक जितना टाइम में फौज में रहा, तो मैं कश्मीर में रहा पूरा टाइम। सीडीएस के बहुत किस्से होते हैं, वो भी हम पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद लड़ाई पे आते हैं। जी जी। सीडीएस का कोई ऐसा जिसने बहुत सीडीएस का आपके जुनून को जो धक्का देता है, मतलब उसको जो मैम ऐसा है कि सीडीएस में क्या होता है कि किस्से में आपको सुनाता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, कि आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया जी। अब रिटन एग्जाम के हिसाब के देश में उन दिनों में 4 एसएसबी सेंटर होते थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं। इसके बारे में बड़े किस्से हैं। हाँ। बड़े बड़े एक्टर्स जितने हैं ये सारे रिजेक्ट हुए हैं। हाँ। तो उसमें एक सेंटर है जो हिंदुस्तान में आज भी सबसे बड़ा सेंटर है, वो प्रयागराज में। अच्छा। तो प्रयागराज में 4 बोर्ड हैं। अच्छा, प्रयागराज को भारतीय सेना में सारे जानते हैं, ऑफिसर्स, और बाकी दुनिया भी जानती है कि प्रयागराज में जो सेंटर है उसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जगह उसको बोला जाता है सर्विस रिजेक्शन बोर्ड। अच्छा। क्योंकि वहां का रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा है कि आप पूछिए मत। तो अब रिटन एग्जाम हुआ। रिटन एग्जाम भी मैंने उन दिनों में, क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज का, तो उन दिनों में एक ना बड़ी मशहूर मैगजीन आती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। राइट राइट। सुरेंद्र सचदेवा थे जो पब्लिश करते थे दिल्ली से। तो दैट वाज माय सोर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। बिल्कुल, उसमें लास्ट में पूरा पेपर आया करता था सीडीएस का, कैसे जैसे आजकल तो बहुत ऑनलाइन अवेलेबल है, उस समय प्रैक्टिसिंग पेपर आया उस टाइम। मतलब जो है जिसको भी सीडीएस की तैयारी करनी है वो
इनफैक्ट सिविल सर्विसेज या सीडीएस के सबके सभी के लिए। तो तैयारी वारी करके हो गया, तो रिटर्न में फिर जो है रिटर्न क्लियर हुआ। रिटर्न क्लियर करके मेरे को प्रयागराज का एसएसबी का कॉल लेटर आ गया। तो वो उठा के प्रयागराज पहुंच गए हम। प्रयागराज एक्सप्रेस होती थी बड़ी मशहूर, वो पकड़ के वहां पहुंच गए। तो वहां पर जब उतरे तो क्योंकि वहां पर 4 सेंटर एक साथ चलते थे, तो चारों सेंटर के जो हमारे से पहले के बैचेस थे उनके जो कैंडिडेट्स थे वो हमको सारे वहां पर रेलवे स्टेशन से बाहर आते वही मिल गए सारे के सारे। और सारे के पूरे सारे बैच वो पूरे वॉश आउट। अच्छा, एक भी सिलेक्शन नहीं। ओहो। तो भाई अब होती है, इच्छा होती है कि इंटरेक्ट करने की, पूछे भी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या हुआ, कैसा हुआ ना। तो हमने बात करने की कोशिश की उनसे। तो कहते हैं भाई आने का कोई फायदा नहीं है कि इलाहाबाद कहते थे उन दिनों, इलाहाबाद के अमरूद बड़े मशहूर होते हैं। कहते हैं आप आओ यहाँ अमरूद खाओ और वापस जाओ, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखी आप कि एकदम उतरते ही हुआ। तो उसके बाद जो है वो चलो जी रोते धोते जैसे भी है, वो फौज की बस लगी थी और उन्होंने हमको फौजी तरीके से बस में बैठाया और वो बस आके वहां पर कैंटोनमेंट के अंदर सेंटर में आके वो शुरू में कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद जो मेरा बैच था उन दिनों में, उसमें देयर वाज टोटल ऑफ 51 लोग कैंडिडेट्स। अब वहां पर मैं जब पहुंचा तो जब बात करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि भाई यहाँ तो मैं बिल्कुल ही अजनबी सा हूँ, क्योंकि उसमें 20% वर पीपल फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो मुश्किल लग रहा है हिसाब किताब। और आप देखिए कि बदकिस्मती हुई कि मेरे को वहां पर चेस्ट नंबर देते हैं ना, उसके बाद आप चेस्ट नंबर से जाने जाते बिल्कुल बिल्कुल। तो चेस्ट नंबर भी मेरे को मिला 13। अच्छा। अब 13 जो है हम सब जानते हैं कि 13 कहा जाता है शुरू से नंबर है, अनलकी नंबर। वो चेस्ट नंबर 13 बन के मैं घूमता रहा। तो वो 4 दिन के उनके पूरे साइकोमेट्रिक टूल्स होते हैं, उसके बाद ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता है। वो सारे वो 4 दिन के उनके चलते रहे। फिर वो फाइनल डे होता है जिसको बोलते हैं कि मतलब आप उसको शहीदी दिवस बोल दीजिए या जो भी है ना, कंक्लूजन। तो आपको फिर वो पूरे बैच को ना एक हॉल में बैठा देते हैं। अच्छा। फिर वहां पर जो है एक जो आपके उसमें जो भी इनके वहां पर फैकल्टी होती है उसमें से एक ग्रुप टास्क, ग्रुप ट्रेनिंग ऑफिसर, कोई भी जो मेजर साहब होते हैं, कर्नल मेजर साहब, वो आते हैं और वो अनाउंस करते हैं जी। तो अब वो अनाउंस तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो होता ही नहीं है कि कोई सिलेक्शन हुआ हो, सारे वहाँ साफ। तो जो हम भी बैठे हुए वहां पर और मैं बीच में ऐसे बड़ा हॉल, उसमें मैं भी बीच में कोने में बैठा हुआ। तो वो मेजर साहब आए और अच्छा फौज का तरीका होता है कि आपको अगर कोई उल्टी बात भी कहनी है तो पहले आप पॉजिटिविटी बिल्ड करते हैं। तो आए कर्नल साहब, उन्होंने जो है वहाँ भाषण दिया कि यू नो ऑल ऑफ यू आर ग्रेट पीपल, you have tremendous potential, you will all do well in life, but army has got some specific requirements, we look for some specific leadership qualities, ये वो कहते हैं। तो और उसको फिर उन्होंने एग्जांपल दिए कि भी अमिताभ बच्चन भी यहाँ से रिजेक्ट होके गया है, ऐसे सारा वो करके ना पूरा, बट ही इज डूइंग सो वेल इन लाइफ, ऐसा करके उन्होंने पूरा जो है 10 मिनट पहले भाषण दिया। फिर बोलते हैं ओके अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉट ओनली 1 चेस्ट नंबर टू अनाउंस टुडे। अच्छा, सिर्फ एक चेस्ट नंबर जी। तो मैंने कहा 1 चेस्ट नंबर, तो मैं मतलब टेंशन तो होती है, सीधी सी बात है कि हम इतने कहाँ से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे। वैसे भी रिजेक्शन को जो है एक्सेप्ट करना बड़ा इतना मुश्किल होता है, एंड दैट प्रेस्टिजियस एग्जाम। सो जो है एकदम बैठे हुए हैं, मुट्ठी बांध रखी है, पसीने निकले हुए हैं और पुराने पंखे ले हुए हैं, खटर खटर करके आवाज कर रहे हैं वो तो वो माहौल भी ऐसा बना हुआ है। तो ही सेड अनफॉर्चुनेटली आई हैव गॉट ओनली 1 चेस्ट नंबर टू अनाउंस। अच्छा, उससे पहले वो क्या करते हैं, बड़ा खौफनाक माहौल बनता है वहाँ। अच्छा। उससे पहले वो जितने भी वो फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने से पहले जितने भी वहाँ कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको बोलते हैं अपना अपना सामान उठा के आप बाहर रख दीजिए। अच्छा। वो वहाँ बसेस लगी होती है उनकी एमटी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट पार्क में, वहां पर बसेस के बगल में वो सबका सामान रखवा देते हैं कि अपना सामान सारे बाहर रख दो। और उसके बाद वो फिर कॉन्फ्रेंस में आपको बैठाते हैं, तो सामान बाहर रखा हुआ है सबका। बिस्तर बंद लेके गए थे? नहीं, आप वो सब अलॉटमेंट होती है। अच्छा। बट आप अपना बेसिक सामान ले जाते हो, 4 दिन के कपड़े, ये सब चीजें। अच्छा। तो जी वो सारा आपने उठा के बाहर रखा हुआ है अपने थैले वेले। और तो उसने बोला कि फाइनली आई हैव गॉट ओनली 1 चेस्ट नंबर टू अनाउंस। तो उसके बाद जो है उसने बोला वेयर इज चेस्ट नंबर 13। अच्छा। तो जैसे उसने बोला चेस्ट नंबर 13 तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने मन में अपने आप को सवाल किया, मैंने कहा भाई ये चेस्ट नंबर 13 ही बोला क्या इन्होंने? तो
मैंने ऐसे देखा ऊपर की तरफ, तो मेरे बगल में जो लड़का बैठा था उसने मेरे को फिर हाथ मिला के बोला कांग्रेट्स यार। अच्छा, उसने जब उसने कांग्रेट्स यार, तब मेरे को विश्वास लगा कि हुआ। हाँ भी ये मेरा नंबर बोल रहे हैं। देन ही सेड ओके चेस्ट नंबर 13 टू स्टे हियर, हाँ, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव टू दी अच्छा, बस पार्क। ओहो, तो वो फिर गए वहां से, और फिर उसके बाद जो है वंस यू गेट रिकमेंडेड फ्रॉम देयर, तो फिर आपका जो आपको नया चेस्ट नंबर मिलता है, और आपको आपके ऊपर फिर जो है चेस्ट जो नया चेस्ट नंबर मिलता है उसके ऊपर एक मेडिकल का क्रॉस लगा रहता है, अच्छा, रेड कलर का। तो बाकी लोग जब देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि ये लड़का रिकमेंड हो चुका है, सिलेक्ट हो गया। तो बाकी लोग मतलब यू आर काइंड ऑफ अ हीरो देयर फॉर दोज मेनी डेज। बाकी जो आते हैं नए नए आ रहे हैं और रोज वहां पहुंच रही है दुनिया, हाँ। वो देख रहे हैं यार कौन है जो रिकमेंड हुआ है करके ना। फिर वो आपको उस टाइम डाइनिंग टेबल में भी एक अलग सी टेबल दे देते हैं हाँ, कि यू कैन सिट सेपरेटली नाउ, और आपको फिर एक अलग ढंग से ट्रीट मिलता है, क्योंकि आप फिर उसके बाद अपने हॉस्पिटल के लिए मेडिकल्स के लिए जाते हो, 4-5 दिन और लगते हैं वहाँ पर। शौर्य चक्र तक की जर्नी बड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी मैम, देखिए जो ये चक्र सीरीज के अवार्ड है, इसमें अराउंड 85 to 90% जो चक्र सीरीज के अवार्ड है वो मरणोपरांत होते हैं। तो आप चक्र सीरीज अवार्डी हो, और अगर आप जीते जी वो खुद अवार्ड लेने के लिए आप खुद जिंदा हो, तो शायद आपने किसी कर्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे किसी जन्म में, तब आप जीते जी मतलब जो है ले रहे हो। एंड फॉर मी द बेस्ट थिंग वाज दैट आई earned my शौर्य चक्र from President Kalam, who has been my idol. और मतलब दैट वाज मोर देन शौर्य चक्र। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ कि मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि कलाम सर के टाइम पर मुझे अवार्ड मिला, तो ये कितनी मैंने अच्छे कर्म किए होंगे। फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी? फर्स्ट पोस्टिंग मतलब जाहिर सी बात है कश्मीर उस दिन हॉट था, तो आई वेंट टू पुंछ। अच्छा, पहली बार जब मुठभेड़ हुई टेररिस्ट से, या वो कब हुई? मैम दैट वाज 22 दिसंबर 1996। अच्छा, और ये हुआ क्या? ये ऐसा हुआ कि ये टेररिस्ट जो थे, मेरे को जो सोर्सेज की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर एक बड़े मशहूर वो हुआ करते थे, इलाका है मेंढर करके, मेंढर बोलते हैं उसको, एलओसी के ऊपर है। हाँ जी। तो मेंढर में जो है एक गांव था, उस गांव में एक जम्मू के बड़े मशहूर एजुकेशनिस्ट हुआ करते थे, रिफॉर्मिस्ट एजुकेशनिस्ट। तो मुझे बताया गया कि इनको मारने के चक्कर में मिलिटेंट्स यहाँ पर, टेररिस्ट यहाँ पर, नाम था उनका नाम था अब्दुल कुछ था उनका नाम। तो मतलब इलाके में जाने जाते थे वो, वेरी थोरो जेंटलमैन। तो ये था कि भाई इनको खत्म करने के चक्कर में यहाँ पर ये लोग आएंगे, आ रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी है। तो वो सब खबर लेने के बाद मैंने रात के 2 बजे उस इलाके के अंदर ऑपरेशन, वो सुबह 2 बजे मैंने उसको जाके उस एरिया को ऊपर से घेर लिया। आप तब सेकंड लेफ्टिनेंट थे? तब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो जो है वो घेर लिया सुबह, और उसको घेरने के बाद जैसे ही सुबह की पहली फर्स्ट लाइट बोलते हैं हम, फर्स्ट लाइट, तो फर्स्ट लाइट में हमने फिर वो कॉर्डन सर्च अपना शुरू कर दिया फौजी तरीके से। अब वो कॉर्डन सर्च तो हम करते जाएं, कॉर्डन सर्च करते करते जो है दिन के 2-2:30 बज गए, और हमें कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ पता नहीं लगा क्या क्या। तो फिर मैंने बोला कि हो सकता है ये सोर्स इनपुट, क्योंकि एक्चुअली में 100 में से कुछ ही एक आधा इनपुट सही होगा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा भी इनपुट हो सकता है ना हो सही। तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। तो वापस चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक हथियार होता है फौज में, LMG लाइट मशीन गन। तो मेरे साथ में मेरा एक साथी था गुरविंदर सिंह सरदार, तो वो मेरा LMG गनर था। तो मैंने उसको बोला यार चलते चलते कोई बात नहीं, तो एक काम कर, जरा LMG के 2-4 ब्रस्ट ऐसे हवा में कर दे। तो उसने जो है ब्रस्ट मारे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जैसे उसने ब्रस्ट मारे, तो जहां पर हमने बेस बना रखा था, जहां पर मैं पूरा मॉनिटर कर रहा था, उससे उसी पहाड़ी के नीचे की तरफ से जो है तकरीबन 200-250 मीटर नीचे 4-5 घर थे, उसमें से 3 बंदे निकल के भागे, और उनके हाथों में हमें राइफल दिख रही है साफ साफ। अच्छा फिर मैंने देखा भागते हुए करके, तो लड़कों ने बोला कि सर वो देखिए। मैंने हाँ दिख रहा है। अब वो भागे हैं। अच्छा अब उन्होंने क्या किया कि ऊपर की तरफ तो हम बैठे हुए हैं, सारे पहाड़ हैं, नीचे की तरफ को उन्होंने लेफ्ट साइड को, वैली की तरफ को भागना शुरू किया। अब मैंने जो है ना आओ देखा ना ताओ देखा, और मैंने भी ऊपर से
मैं उनके डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, बराबर ऊपर से। हाँ, हाँ, दौड़ना शुरू जैसे किया, पहाड़ में दौड़ते हैं दौड़ते लोग, नीचे दौड़ते हैं, हम हाँ, ऊपर के तो दौड़ते गए, तो दौड़ते दौड़ते जो है फिर मैंने, मेरे पास AK-47 थी, मैंने वो AK-47 से चलते चलते फायर भी की। हाँ, पर वो अब क्योंकि मैं दौड़ भी रहा हूँ और साथ में क्या है कि वो आप अब वो ग्राउंड ऊपर नीचे अनड्यूलेटेड, हाँ जी, तो आप एम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि कभी वो आपको सिर नजर आ रहा है, कभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो वो सारा चल रहा है। वो चलते 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 जो है वो पूरा मैं नीचे वैली से नीचे पहुंच गया। मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरी टीम के बंदे है कि नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और मैं पहुंचते पहुंचते काफी नीचे पहुंच गया। नीचे एक नदी बह रही थी वैली में। अब जब मैं वो नदी क्रॉस कर रहा था, अच्छा फिर धीरे धीरे मेरे बंदे भी जो मेरे साथ में थे वो भी धीरे धीरे करके वो भी 2-3 लोग साथ में पहुंच गए। तो मैंने देखा सामने से 2-3 लोग आ रहे हैं, हाँ, हाँ, और एकदम थोड़ा सा मैंने नजर मारी, मैंने कहा भी उनको देख के लगाओ जैसे घबराए हुए। तो मैंने उनको पूछा भाई तुम यहाँ कौन क्या है, चलते चलते से। तो वो पहले उन्होंने झूठ बोल दिया, कहते हैं जी हम यहाँ पर जो वो पानी वाली चक्की होती है कि हम आटा पिसाने आए हैं, कि हमने आटा यहाँ पर रखा हुआ था, हम आटा लाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई गांव का नाम बताओ, तो गांव का नाम उनका दूर था। तो मैंने फिर उनको मैंने देखा उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई, तो मैंने को थोड़ा शक हुआ, तो थोड़ा सा उनको मैंने फिर फौजी तरीके से थोड़ा सा शक हो गए, पूछा मैंने कहा सच बोल क्या दिक्कत है तेरे को। तब उन्होंने बोला कि सर 3 बंदे गन लेके अभी हमारे घर के अंदर घुसे हैं, और उन्होंने बोला कि निकलो यहाँ से, भागो नहीं तो गोली मार देंगे। अच्छा, तो फिर जो है उन्होंने दूर से अपने घर हमको इंगित किया, दिखाया, और फिर जाके मैंने शाम के 4-4:30 बजे जाके वो घर घेर लिया घर। उसके बाद जो है वो घेरने के बाद हमने उनको वार्निंग वगैरह जो फौजी तरीके सब किया, नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर उनके हमारे साथ जो है वहां पर स्टार्ट हो गई पूरी एनकाउंटर पूरा तरीके से। अच्छा, मैं इस चक्कर में था कि जो है अंधेरा होने से पहले पहले अगर ये खत्म कर दूं तो टाइम से हम वापस निकले, और सर्दियों की रात, और हम ये भी इतनी तैयारी नहीं करके आए थे कि हमें पूरी रात वहां बैठना होगा। तो मैं सोच रहा था कि कैसे ना कैसे इसको खत्म करूं मैं। वो खत्म, तो शाम जब हल्का हल्का अंधेरा हो गया तो उनकी तरफ से वहां से रिस्पांस आना बंद हो गया। अच्छा, जब रिस्पांस आना बंद हो गया तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, तो मैंने वो धीरे धीरे हम उसके क्लोज गए। ड्रिल जो थी फौज की ड्रिल, फायर एंड मूव, फायर एंड कवर करते हुए, फिर उसके बाद खेत की तरफ से मैंने आंगन में मैं कूदा, मेरे साथ मेरे 2 लड़के और कूदे, और आंगन में जैसे हम कूदे तो दरवाजे के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई थी। अच्छा, और हमने रॉकेट लॉन्चर वगैरह से उसकी पूरी जो है वो घर की दीवार वार सारी तोड़ रखी थी। तो एक बॉडी दरवाजे पे पड़ी हुई। फिर अंदर घुसे हम, अंदर रोशनदान के पास दूसरी बॉडी पड़ी हुई है। अब जब घर के अंदर हम अंदर घुसे, सॉलिड मकान था, पत्थरों का जैसे बने होते हैं पुराने, तो घर के अंदर जब मैं अंदर घुसे तो जो है वो अंदर तीसरा ना मिले। तो मेरे को लगा यार बंदे तो 3 हैं, हमने भी देखे, इन्होंने भी कहा है, तो तीसरा बंदा। जब तक मैं सोचूं, और अंदर उस टाइम अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर गांव में अनाज स्टोर करने के लिए पहले लकड़ी के बड़े बड़े बने होते बक्से होते थे, तो वो ऐसे लकड़ी का एक ट्रंक का ढक्कन खुला एकदम से, और उस बंदे ने ढक्कन खोलते ही सीधा हमारे ऊपर फायर किया। और उसने फायर किया तो हमने फिर जो है उस टाइम ट्रर करके आवाज आई, तो हम एकदम से डाई मारी तो एकदम गिरे दूर, पूरी जान लगा के डाई मार दी, गिरे। उस टाइम फिर वहां पर वो पूरा मेरा ऑपरेशन का कंट्रोल लूज हो गया, क्योंकि एकदम तहलका मच गया एकदम से कि भैया क्या हो गया गिरे में। तो एक 15-20 सेकंड तो मेरे को ही सोचने में लगे। मैं पहले देखा अपने आप को भी ठीक ठाक हो के नहीं, तो थोड़ा बहुत तो देखा, गोली वोली तो नहीं लगी थी। उसके बाद मैं उठा, मैंने देखा अब मेरी टीम के बंदे को इधर बिखर गए। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि जो मेरे साथ अंदर 2 बंदे गए थे वो भी सुरक्षित है कि नहीं है, कहाँ नहीं है करके। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैं धीरे धीरे 5-7 मिनट लगा के पैदल धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ सा पहुंचा एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट पे जाके मैंने वहां पर जोर से आवाज दी कि भाई ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जिनको मेरी आवाज आ रही है आप सब भी यहाँ पहुंचो। तो वो फिर 10 मिनट में सारे के सारे बंदे वहां पहुंच गए। फिर फौजी तरीके से हमने हेड काउंट लिया पूरा। अच्छा, तो आई वाज सो लकी कि हम सारे के सारे वहां सुरक्षित थे, सेफ थे। फिर उसके बाद हमने दोबारा जो है, अब आप देखिए कि मतलब एक नॉर्मल आदमी को ये सोचना मतलब जो है बड़ा उसके लिए अचरज वाली बात होगी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई उस टाइम तक हमारा फिर जो ऊपर हेडक्वार्टर वगैरह थे उनसे ना इंटरेक्ट हो गया। तो उन्होंने हमको खबर दी कि भाई ये जो बंदा अंदर बैठा हुआ है ये अपने जो है जो इसके मेन वो है उनसे रेडियो सेट पे कोशिश कर रहा है कांटेक्ट करने की और मदद बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग अभी जो है इसको उस ढंग से हैंडल करो। तो मैंने कहा भाई हम अब, और भाई किस्मत अच्छी थी बच गए, अब हम रिस्क नहीं उठाएंगे, हम इसको घेर के बैठ जाएंगे और सुबह होने देंगे। अब हमने वो
4-4 5-5 का ग्रुप बनाया और हम 12-15 लोग थे, तो हम घर को घेर के बैठ गए रात को। अच्छा, मैंने हुक्म दिया कि कोई भी आग नहीं जलाएगा, क्योंकि अगर आग जलाओगे तो सबसे पहले फायर उसी के ऊपर आएगा। बिल्कुल। पर आप देखिए कि ऐसी वो होती है विडंबना कि रात के 1:30-2 बजे जब ठंड इतनी ज्यादा हो गई, हाँ, तो सब सुन हो जाता है, तो जो बिल्कुल ही हाथ पैर चलने बंद हो गए। तो सबसे पहले उसके अंदर मैंने ही डिफॉल्ट किया, मैंने अपने बंदे को बोला, यार ऐसा है कि ठंड से नहीं मरना है, अगर इनकी गोलियों से मरना होगा तो मर जाएंगे, पर ठंड से नहीं मरेंगे, जलाओ आग। फिर मैंने सबसे पहले जहां बैठा था वहां आग जलाई। फिर जब उन्होंने देखा अच्छा जी ऑफिसर बैठा हुआ है, इसने आग जला दी, इसका मतलब जला सकता है, तो सबने जला दी। तीसरे फिर वो आग जलाई। फिर सुबह जो है दोबारा फर्स्ट लाइट के टाइम हमने उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की, और बम्बार्डमेंट करने के बाद उसको हमने फिर सुबह 6-6:30 बजे के आसपास उसकी बॉडी वहां से अंदर से निकाली, और ऐसे वो ऑपरेशन जो है वो। इस पे आपको शौर्य चक्र इसी नहीं मैम, शौर्य चक्र का तो मेरा दूसरा ऑपरेशन है, वो 2003 का ऑपरेशन है। तो इसके लिए जो मेरे जवान थे उनका मैंने नाम रिकमेंड किया था। मैंने कहा भाई जिन जवानों ने इतना रिस्क लिया है, जो खास 2 जवान मेरे साथ जो कूदे थे वहां पर, उनका नाम मैंने रिकमेंड किया था, तो इसके लिए उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। अच्छा, वेरी गुड। कारगिल का आप किस्सा सुनना चाहेंगे आपका, बिकॉज बोफोर्स रेजिमेंट में आप थे। जी। और बोफोर्स उस समय का बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट, हॉट टॉपिक था, स्पेशल इक्विपमेंट। हाँ जी। तो क्या हुआ कि जैसे ही कारगिल के बारे में खबर आने शुरू हुई, 99 की बात, 99 में मई की जो इनिशियल न्यूज आनी शुरू हुई थी वो अप्रैल एंड में आनी शुरू हो गई थी। हाँ। कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कुछ। तो पहले क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेशन होना, टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, होते रहते थे पहले इतनी हजारों लंबी एलओसी है और इतना डिफिकल्ट टेरेन है, इसको आप गार्ड नहीं कर सकते। तो पहले ऐसा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है वो सौरभ काले वाली टीम गई, तो उनके साथ जो हुआ, तो फिर उसके बाद जब उसको जितनी कम्युनिकेशन आ रही थी, उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन को कुछ सिविलियन थे जो अपनी भेड़े वेड़े चराने जाते थे, उन्होंने खबर देनी शुरू की। उन्होंने आके बोला कि भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कुर्ता पजामा, पठानी कुर्ता पजामा पहन के, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ। नहीं तो नॉर्मल में एक पोस्ट में क्या होता है 10 लोग 8 लोग, अगर टेररिस्ट होंगे तो कितने 10-12। पर अगर उस पोस्ट पे 70 लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब वो नॉर्मल बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो वो सब होना शुरू हुआ। और मैं उन दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 96, 97, 98 में पुंछ में था, और पहले काउंटर इंसर्जेंसी देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही जंग की खबर होनी शुरू हुई, तो हम पहले वहाँ पुंछ में एक एरिया था, उसके साथ में हमारी डिप्लॉयमेंट होगी कि भाई लड़ाई शुरू होगी अब डिप्लॉयमेंट। तो पहले वो लोकल डिप्लॉयमेंट हुई। उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ कि मई मिड में मेरे को फौजी जो हमारे सेक्टर कमांडर थे, उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई ऐसा है, अगर कारगिल जाना है तो इतने घंटे में तुम तैयार हो जाओ शाम तक, और अगर तुम तैयार नहीं हो पाए तो हो सकता है तुम ना जा पाओ। अच्छा। तो फिर हम जो है, अब बोफोर्स जैसा आपने बताया बहुत भारी इक्विपमेंट होता है, बिल्कुल, और उसके साथ में जो हमारे शेल्स होते हैं, अम्यूनिशन होते हैं, सारा जमीन के अंदर गड़ा होता है। तो मैंने बोला कि भी ऐसा, ये मौका तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मन में चाहत थी यार काश हम पहुंचे, और वो फोन भी आ गया। मैंने कहा अच्छा, उस टाइम फिर मेरे साथ जो मेरी टीम थी, हम तकरीबन 150 लोग थे। तो मैंने जो उसमें मेरी मेन कोर टीम थी, मैंने उनको बोला भी ऐसे ऐसे कारगिल जाने का, कहते सब सर ने हाथ खड़े कर दिए कि बिल्कुल जाना चाहते। वो मतलब विश्वास नहीं करें, जो पार्टिसिपेट करने का मौका किसी कहते हैं भाग्यवान को मिलता है। बहुत मतलब ऐसा सोल्जर, अगर आपने वॉर देख ली तो फिर आपने मतलब इस जिंदगी का अपना कर्म निभा दिया। तो जी वो फिर हुआ। अच्छा, हम बैठे हुए थे तकरीबन, आप ये मान लीजिए जहां मैं बैठा हुआ था वहां से कारगिल वाज अराउंड 500 किलोमीटर्स। अच्छा। जो सामान हमें वहां पूरा का पूरा स्टोर इक्विपमेंट सामान, जिसको हमें पूरा सेट करने में 1 हफ्ता लग गया था, वो मेरे को सारा का सारा 6-7 घंटों में लोड करना था। जमीन से निकाल कर, जमीन से एम्यूनिशन सारा जमीन में गड़ा होता है। हाँ। क्योंकि एम्यूनिशन आप ओपन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो कुछ हो गया तो फिर सब जाएगा। और वो बड़े भारी बोफोर्स के बड़े भारी सेल होते हैं। बिल्कुल। तो वो सारा जमीन में गड़ा हुआ है। तो अब मैंने बोला भाई मैं कैसे करूं ये। तो मैंने फिर अपने जवानों को बोला कि भाई ऐसा है, कारगिल जाने के लिए, तो मैंने कहा ऐसा है। अच्छा, उस टाइम 12:30-1 बज रहे थे, तो उनका लंच तैयार हो रहा था। मैंने कहा भाई लंच वंच भूल जाओ। मैंने क्या किया कि छोटे छोटे ग्रुप बनाए टीम्स के, और उनको मैंने गांव में भेजा आसपास। मैंने कहा गांव वालों को बोलो कि भाई आज तुम्हारा खाना हमारे यहाँ है। अच्छा। आप यहाँ लंच करोगे, और उसके अलावा लंच के अलावा भी जो हमारा यहाँ राशन है
वो सब हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे। देंगे, आपको आके मदद करनी है। हाँ। आप मानेंगे नहीं कि 30-40 मिनट में वहां पर 800,000 वर्किंग हैंड वाह, इकट्ठे हो गए। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। अगर हम पीस, जैसे हम लोग आसपास वहां रोड पे जब गाड़ियां देख रहे तो लोग गाड़ियों से निकल निकल के और छतों के ऊपर से देख रहे कि हो क्या रहा है। जब अच्छा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये चल रहा है तो वो भी उतर उतर के आ गए सारे मदद के लिए, आ गए। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना। तो भाई युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध में जा रहे हैं तो भाई हाँ। अब वो उन्होंने उसके बाद जो है 50 बंदे एक एक बंकर पे लगे और उन्होंने फटाफट जो है, जो मेरे को टाइम दे रखा था सेक्टर कमांडर ने कि इस टाइम तक आपको रेडी रहना, मैंने उनको आधा घंटा पहले रिपोर्ट दे दी। अच्छा। कि सर आई एम रेडी टू मूव। तो वो कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने कहा सर यू कैन कम एंड सी। वो आए और मेरी पूरी कॉन्वे जो है वो लाइन अप हो रखा है रेडी। जो उसके साथ मेरे लड़के सारे गाड़ी ऊपर चढ़े हुए हैं और भारत माता की जय, ऐसा माहौल बन गया वो। और बहुत उस समय तो क्या माहौल होता है सच में देखने वाला। तो आप देखिए, और उसके बाद सारी रात हमने वहां से मूव करके हम जो है वो सुबह उधमपुर नगरोटा पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा 10 मिनट का हॉल्ट किया। उसके बाद दूसरी रात तक हम श्रीनगर पहुंच गए। वहां पर एक नाइट हॉल्ट हुआ और उसके बाद तीसरी रात को हम जोजिला क्रॉस करके रात को 1 बजे कारगिल। तब तक आपकी शादी हो गई थी? उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। मेरी शादी नहीं हुई थी। और मम्मी पापा को पता था आप जा? नहीं, मेरे परिवार में किसी को पता नहीं था। इसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कारगिल वाज द फर्स्ट वॉर व्हिच वाज टेलीकास्टेड इन द ड्राइंग रूम्स। है ना, पहली बार लोगों ने जंग में टीवी के ऊपर लाइव जंग देखी। उन दिनों में एसोसिएटेड प्रेस ट्रस्ट करके एक बॉडी हुआ करती थी। तो ये बरखा दत्त वगैरह और एपीटी वाले ये सारे वहां पहुंचे हुए थे। तो उनमें से एक टीम मेरे पास आई और उस टीम ने वहां पर आके वो मेरे एरिया का वो किया और मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। अच्छा। वो मेरा इंटरव्यू उस टाइम जो है वो लाइव न्यूज में चला गया। न्यूज में चला गया तो मेरा मम्मी पापा ने देख लिया? नहीं, मेरा कजन था एक। अच्छा। एक मेरे बुआ जी का बेटा था। उसने वो कही तो राकेश है। तो उसने देखा। उसने देखने के बाद फिर उसने मेरे घर वालों को सबको बताया कि भाई ये तो पहुंचा हुआ है कारगिल। और जब सौरभ कालिया की खबर आई कि उसको पकड़ के ले गए हैं और उनके साथ जो है मतलब इस तरह का व्यवहार हुआ, तो गुस्सा आया आपको? बिकॉज हिमाचल का लड़का, यंग। नहीं, मतलब खून खलता है। आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा होता है वो उस टाइम उबलता है। और आप ये सोचते हैं कि मेरा एक मरा तो मैं अब 10 मारूंगा। ये तो जाहिर सी बात है। मतलब ये तो अब एज अ फौजी तो मतलब इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो वही आप सुना रहे थे कि कारगिल फिर आप कॉन्वॉय आपका रेडी था और आप चल पड़े। कॉन्वॉय रेडी था। कॉन्वॉय रात के 1:30 बजे पहुंचे वहां पर हम। और रात को 1:30 बजे पहुंचे तो बमबारी चल रही थी। ऑपरेशन चालू हो गए थे उस टाइम, इनिशियल ऑपरेशंस। जब हम पहुंचे तब ये सौरे वाला किस्सा हो चुका था। बिल्कुल। तो हमें तो वहां सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो फौज की टैक्टिक्स थी, उस टैक्टिक्स में ये जो हमारे सीनियर कमांडर्स थे उन्होंने इस चीज को भांप लिया कि भी ऐसा है कि जब आप अटैक प्लान कर रहे हो इतनी चढ़ाइयों के ऊपर, क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन वॉरफेयर वाली वॉर थी। बिल्कुल। तो आप ऐसे चढ़ रहे हो तो उसको सबसे पहले आप जो है जो बोफोर्स जैसे इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल करो। आप दुश्मन को मैक्सिमम उससे मारो। उसके बाद आप जाके फुट सोल्जर्स की हेल्प से उसको कब्जा करो। वो इतनी जबरदस्त बम्बार्डमेंट हुई कि ऊपर का जो टॉप का शेप था, धरती का जो जमीन का शेप था, वो शेप ही चेंज कर दिया हमने। अच्छा। वो मतलब पूरी पहाड़ी खत्म कर दी। हाँ, इतना हमने बम्बार्डमेंट की वहां पर कि उसके बाद जब हमारी बम्बार्डमेंट इतनी हो गई कि अब ठीक है, अब यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं, कम बचेगा। उसके बाद फिर जो हमारे जो इन्फेंट्री फुट सोल्जर्स थे उनको वहां पर जाने में, तब उनको कब्जा करने में उसको आसानी हुई। वो टैक्टिक्स होती है फौज की। तो अब वो पता लग गया कि बफोर जहाँ इफेक्टिव है, तो वो जितने भी बफोर जो इक्विपमेंट थे वो सारे के सारे वहां पहुंचे हुए थे और हम लोग लगे हुए थे वहां पर धनाधन 24 घंटे नॉन स्टॉप लगातार फायरिंग। जब जीत गए, जब हमने कब्जा कर लिया, तो कैसा माहौल था? बहुत जबरदस्त माहौल है जी। और मुझे तो याद आता है कि ये वही दिन चल रहे हैं और अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है जी। तो वो रूट साथ ही पड़ता था। हाँ। तो जितने लोग मिलेंगे उन्होंने बोला कि भी गाड़ी रोको, पहले हमारे साथ डांस करो आप रोड पे। अच्छा।
तो डांस भी किया आपने? तो उसके बाद जो है वो हमारी तोपें रुकेंगी साइड में, हाँ। वो फिर पूरे अपने जो है जितने अमरनाथ यात्री सारे थे वो सारे के सारे वो भर भर के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाना, अरे सर अब हम हमारे हाथ से खाओगे आप। हाँ। और और वो वहां पर वो फिर वो ढोलक वोलक कुछ लोग लेके चल रहे थे, मंजीरा वंजीरा, हाँ। वो हर मोड़ पे 15-15 मिनट में जो रोक दें और उनके साथ डांस करें। और आप देखिए हमारे देश की महानता ऐसी है कि हम डिप्लॉयड हैं, तो जैसे अचानक ही 3-4 ट्रक रुकेंगे, वो एक ट्रक के आगे लिखा होगा कि पता नहीं कौन सी मित्र मंडली की तरफ से ये करके, और वो 3 ट्रक में पूरी रसद भरी हुई है। वो पता नहीं कितने दिनों से कहाँ से चल रहे होंगे, कोई यूपी से, कोई हिमाचल से, कोई वो पहुंच रहे हैं अपने आप ही दुनिया धक्के खा खा के, चाहे कैसे भी वो पहुंच रहे हैं कि भाई सेना लड़ रही है, अब हमने सेना का साथ देना है। तो मैं एक्चुअली में जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तब मैंने अपने देश की ताकत को जाना। मेजर राकेश, मैं आपका एक बात पढ़ रही थी कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमें नजर रखनी चाहिए जी, और बार बार ये बात कहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से। ऐसा क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, हमसे अलग हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, क्यों नजर रखनी चाहिए? आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। ये सवाल कई पूछते हैं मेरे से, कई तो फौजी पूछ लेते हैं हाँ। कि भाई क्यों पाकिस्तान को हम प्राइम टाइम में डिस्कस करते हैं, हाँ। क्यों पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें होती हैं। आप ये देखिए, मैं एक रिसर्च कर रहा हूं अभी और मैं उसको जल्दी पब्लिश करूंगा कि 47 में आजादी मिली, पाकिस्तान अलग देश बन गया, चला गया। जिस साल आजादी मिली उसी साल उस देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। जब हमारी सेनाएं, फर्स्ट सिख रेजिमेंट थी जो, जब वो श्रीनगर, उन दिनों में जो श्रीनगर एयर स्ट्रिप होती थी उसके पर जब वो लैंड कर रही थी तब तक पाकिस्तान की सेना उस एयर स्ट्रिप पे पहुंच चुकी थी, और जब वो पैराड्रॉप कर रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग हो रही। तो तब से लेके और आज तक आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो उनके जो खून के अंदर है, उनके खून के अंदर जो है हमारे अगेंस्ट इतना जहर भर दिया गया है, और उसके लिए मैं उनकी फौज को दोषी मानता हूं। अब आप देख लीजिए 47, 48, 65, 71, कारगिल में वाजपेयी जी गए थे, कितना अच्छा उन्होंने जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की थी डिप्लोमेसी, और जो हमने अपनी तरफ से आगे बढ़कर हाथ मिलाया उसका कारगिल मीनारे पाकिस्तान में पहुंचे वहां पर वो। उनके जाने के बाद पाकिस्तान सेना ने मीनारे पाकिस्तान को धुलवाया कि हिंदू के पैर पड़ गए, उसको दोबारा धुलवाया गया। और वहां पर हम ये कर रहे हैं, ऊपर से मुशर्रफ ने कारगिल प्लान कर दिया उसी टाइम। चलिए वो हो गया। तो उसके बाद से लेके और अभी तक ये पहलगाम अटैक तक हिंदुस्तान में 18 बड़े अटैक पाकिस्तान करा चुका है। 18 बड़े अटैक, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मुंबई का 9/11 देख लीजिए, ट्रेन अटैक देख लीजिए, आप अक्षरधाम देख लीजिए कहां पहुंच गए वो, पार्लियामेंट अटैक देख लीजिए। तो आप कभी भी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमी क्लोजर टू यू। दिक्कत यह है कि उनके ऊपर से आप नजर हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल नहीं हटा सकते हो आप, क्योंकि वो उस कैटेगरी के लोग हैं कि सनम हम तो डूबेंगे पर तुमको साथ में लेके डूबेंगे। तो भैया तुमने डूबना, तुम डूबो, पर हमें नहीं डूबना आपके साथ। बिल्कुल, हम भाई इमर्जिंग इकोनॉमी है। आज की तारीख में वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। बिल्कुल, हमने इतना कुछ प्रोग्रेस की है, इतना कुछ इंडिया ने अचीव किया है। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए आज की तारीख में, एआई उठा के देख लीजिए, जो विच इज दी नाउ इन थिंक। एआई देख लीजिए, आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आईटी देख लीजिए, आप सैटेलाइट दुनिया देख लीजिए। बिल्कुल। तो हम तो अपना फोकस उस पर कर रहे हैं और हम चाहते हैं फोकस करना, पर दिक्कत यह है कि वो जलन के मारे और जो वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो उनकी रग रग में बसा हुआ है। अगर आप फौज की बात करें तो कौन सा ऐसा लीडर है जो आपका बहुत आइडियल रहा है? कौन सा ऐसा जर्नल जो आपको बहुत पसंद आता है? तो फौज में ज्यादातर लोग जनरल मानेकशॉ को जानते हैं। तो जनरल मानेकशॉ को जब हम सुनते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं, फिर उन्होंने जो कैंपेन प्लान किया था 71 का, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली मतलब उनके जैसा तो मेरे को खैर मतलब ठीक है, और भी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वी लुक अप टू देम,
बट नोबडी कैन मैच हिज ऑरा। 47 के बाद अगर हम बोले कि ग्रेटेस्ट इंडियन, तो ग्रेटेस्ट इंडियन में नंबर 1 पे मैं कलाम सर को रखता हूँ। मेरी फॉर्चुनेटली 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। एक बार जब शौर्य चक्र सेरेमनी तब हुई थी, और एक बार जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, कोच्चि में गए हुए थे, तो मैं भी वहां पर था, तब इंसिडेंटली तब भी मुलाकात हुई। सो आई फाइंड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन, द ग्रेटेस्ट, एंड जनरल मानेकशॉ द सेकंड ग्रेटेस्ट। उनकी कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद है? उनके बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा जो है वो तो एज अ ह्यूमन सोल्जर, उनका एक किस्सा है जब वो युद्ध खत्म हो गया और हमारे 93,000 हमने जो है वो कैदी रखे यहाँ पर। तो उसके बाद उनकी लाहौर में विजिट हुई। तो लाहौर में जो विजिट हुई तो ही वेंट टू द गवर्नर हाउस। तो वहां पर जो गवर्नर थे लाहौर के, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, एक फेवर करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भी बताइए क्या फेवर आपको मेरे चाहिए, अगर मेरे बस में होगा जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्टाफ एक बार आपसे मिलना चाह रहा है। तो वो गए बाहर स्टाफ मिलने। तो उनमें स्टाफ में एक था बंदा जो स्टाफ का मेंबर था, उसने जो है जब ये मिल रहे थे तो अपने सर से पगड़ी उठाई और उनके पैरों में रख दी। तो पैरों में जब पगड़ी रखी तो उसने बोला ये क्या बात है? तो उसने बोला सर मेरे 5 बेटे आपके कैदी हैं, उनकी चिट्ठियां मेरे को आती हैं। तो वो लिखते हैं, तो वो उन चिट्ठियों में लिखते हैं कि हमें बिल्कुल ठीक ठाक है। जनरल साहब खुद आते हैं, खुद जो हम खाना खाते हैं उसको चेक करते हैं कि इनका खाना ठीक है कि नहीं। हमसे पूछते हैं कि भी तुम्हारा रहने पीने का बंदोबस्त ठीक ठाक है कि नहीं है। तो मतलब उससे उस सोल्जर का एक तो जंग जीत ली हमने, उसके बाद जो उनका ह्यूमन जो ऑरा है वो नजर आता है। बिल्कुल। अब आपके शौर्य चक्र वाला हम किस्सा सुन लेते हैं। शौर्य चक्र का मैम किस्सा ऐसे है कि ये एक इलाका पड़ता है कश्मीर में बहुत अंदर जाके एलओसी के ऊपर, जिसको डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में लोलाब वैली है। लोलाब वैली, लोलाब का कश्मीरी में मतलब होता है लो लाइंग लैंड। तो वो लोलाब वैली अगर कभी आपको मौका मिले या जिसको मौका मिले, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑन दिस अर्थ। तो लोलाब वैली में मैं गया पोखरण के बाद और वहां पर ट्रांसफर हुआ। तो वहां पर उन दिनों में टेररिज्म का राज था। तो वहां पर वो हुआ मेरा ट्रांसफर, और वहां पर जाके फिर मैंने अपना सेटअप वगैरह की पोस्ट। तो वो सब करने के बाद उसके बाद अच्छा, उससे पहले वहां पर ना 2 और फौज के अधिकारी थे जिनकी ऑपरेशंस में मृत्यु हो चुकी थी। तो वहां का पहले भी माहौल ऐसे बना हुआ था कि अच्छा उनको फिर, क्योंकि हमारे भी सोर्स होते हैं उनके भी सोर्स होते हैं, फिर कई बार रेडियो सेट के ऊपर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आ जाते हैं। तो वो मेरे को धमकी देते थे कि भाई ऐसा है। उन दिनों में नया नया मेजर बना था साल भर पहले। तो कहते थे मेजर तो जिंदा आ गया, तेरे को वापस जाने नहीं देंगे। अच्छा। तो मैं बोलता था कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं मन ही मन सोचता था कि ऐसा है कि इनसे मुंह क्या लगना है, फिर जो है वो करके दिखाना, सीधी सी बात है। फिर ये जो ऑपरेशन हुआ, जो शौर्य चक्र वाला ऑपरेशन था, वहां पर 1-2 मोहल्ले थे। अब उन मोहल्लों की मेरे पास, मेरे सोर्सेज मेरे को बड़ी खबर देते थे कि सर वहां पर बड़ी एक्टिविटी है। मैं वहां पर काफी देर जाता रहा और कोशिश करता रहा, पर मेरे को कुछ हाथ नहीं लगा। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मेरी जो टैक्टिक्स है उसमें गड़बड़ी है। तो मैंने बोला कि इस स्ट्रेटजी को चेंज करता हूँ। मैंने वो स्ट्रेटजी चेंज कर दी। मैंने कहा मैं इस तरफ अब देखूंगा नहीं। तो वो 3 महीने मैंने उस तरफ देखा नहीं। जिस दिन मेरे को ये ऑपरेशन लॉन्च करना था, उस दिन मैंने डे टाइम में जानबूझ के ऐसे वो कराया, महसूस कराया आसपास में दुनिया को कि जैसे हम कहीं और जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में। तो मेरे यहाँ से वो गाड़ियां और फौजी हम सारे कॉलम निकले और उल्टी डायरेक्शन में गए। तो ये लगा कि फौज यहाँ से जा चुकी है, कहीं और चले गए हैं। तो एकदम मस्त मौला करके, और हम अंधेरा होने से पहले पहले वापस जंगल से चुपचाप घूम कर आ गए, वापस आ गए। और उसके बाद वहां से मैंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। अच्छा। और जब मैंने ऑपरेशन किया रात को 10 बजे के आसपास जो है, ये ऐसे हमने जो है 3-4 तालाब क्रॉस किए, फिर उस इलाकों को घेर के, और ये आराम से मेरे सामने से ही पैदल 5-6 एकदम बातें करते हुए हाथ में गन वन लेकर आ रहे थे। तो मैंने तो 1-2 तो मैंने वहीं बैठे बैठे ही टक करके 2 वहीं खत्म किए। उसको एकदम से हल्ला वल्ला मचा। तो कुछ बचे हुए घरों की तरफ भागे। तो उनके साथ फिर हमारा सारी रात फायर फाइट चलता रहा, और सुबह होने तक हमने जो है उसमें 5 जो अलग अलग टेररिस्ट आउटफिट्स थी, हिजबुल मुजाहिदीन, JKLF,
JKLF और ये बाकी जो जितनी थी, इनके जो वहाँ पर टॉप कमांडर्स थे, ये पांच हमने वहाँ पर सुबह खत्म किए। और उसमें सबसे बेस्ट बात ये थी कि हमारे किसी भी मेंबर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोई बच्चे वाला भी मैंने किस्सा वो वो जरूर सुनना चाहूंगी। वो एक अलग ऑपरेशन है जो कि मेरा सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन था। हाँ। कि उसमें हमने जो है कौन से एरिया में किया वो? ये कुपवाड़ा में अलग अच्छा, जंगल में है। हाँ। तो वहां पर हमें मतलब जब हम नॉर्मल पेट्रोलिंग करते थे, फौज में जो हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जो खबर लेते रहते हैं, तो उस पेट्रोलिंग के दौरान हमें पता लग गया कि एक जगह जंगल में ये लोग इनके लिए हाइड आउट बना रहे हैं, जो गांव वाले थे। अब मैंने वो हाइड आउट पे नजर रखनी शुरू की। जब हम जंगलों में पड़े रहते थे, कई बार 4-5 दिन चुपचाप पड़े हुए हैं। तो इतनी तो सिविलियन ड्रेस में, फौज की ड्रेस में? नहीं, सिविलियन। कभी तो अपनी फौज वाली भी, कभी अपना पठानी कुर्ता पजामा पहना, दाढ़ी बढ़ी हुई है पूरी की पूरी, वो माहौल अलग होता था। बिल्कुल। तो वो हम चले गए जंगल में पड़े हुए। तो मैं उसको 3-4 रात, वो लोग आते थे आराम से, पेड़ काटे, उनका बनाया उन्होंने, घर वर थोड़ी सीमेंट लगा के कच्चा पक्का करके वो तैयार किया उन्होंने। और जो तैयार किया तो वो हम ऊपर से देख रहे थे। और उसके बाद जो ये खबर लगी कि यहाँ पर आने वाले हैं, तो उस दिन फिर मैंने जो है उसको पूरे एरिया को सुबह घेर लिया। अच्छा। और प्लान ये बना कि इसको हम पहले घेर लेंगे और फिर नीचे से जो जहां पर वो हिल खत्म हो रही थी, वहां से वो हाइड आउट थोड़ी नजदीक थी। तो मेरा प्लान ये था कि वहां से मैं एक क्रैक टीम लिया के 4-5 बंदों क्रैम्प टीम लेके और बिल्कुल नजदीक से जाके धावा बोल दूंगा उसके ऊपर, बाकी लोग घेर के बैठ जाएंगे। तो वो सब हो गया, प्लान हो गया। और जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई वैसे ही मैंने अपना उठाया सारा MMG LMG जो हमारा होता है सारा इक्विपमेंट उठा के, और मैं पहुंच गया। अब बदकिस्मती ये हुई कि मैं जोश में बिल्कुल ही नजदीक पहुंच गया उसके। अच्छा, हम गए भी अंधेरे में ही, और पेड़ देवदार के बड़े थे, तो दिखे कुछ नहीं। और जोश भरा हुआ था इतना कि भी खत्म कर देंगे एकदम, पूरा ऐसा जुनून था। और वो जोश में इतने नजदीक पहुंच गया कि उनको हमारी आवाज सुनाई। और हम इससे पहले कि अपने वेपन को डिप्लॉय करें और हम करें, उन्होंने हमारे ऊपर तोड़ फायर करनी शुरू कर दी। पेड़ों की डालियां जो टूट के हमारे ऊपर गिर रही है। और उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। एकदम से हम पूरे जमीन पर लेटे हुए हैं ऐसे, और हालत खराब हो रखी है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर करके हमने फायर वर्क शुरू किया। अब उस कॉर्डन के बीच में पता नहीं जो है वो जब चल रही थी 8-9 बजे के बीच में, एक बच्चा वो गांव से आया होगा कहीं लकड़ी वकड़ी लेने के लिए, वो बीच में फंस गया। और वो बीच में फंस गया उसमें, और उसके बाद जो है उसकी जोर से रोने की आवाज आए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, टेररिस्ट को गोली मारो, पहले इस बच्चे को यहाँ से बचाओ, निकालो। और जो है फिर वो हमें उस बच्चे को ही एक्सट्रैक्ट करने में 4 घंटे और लग गए। और उस बच्चे के पाँव में एक गोली, अब वो पता नहीं हमारी गोली है जिसकी भी, वो गोली लग चुकी थी, और वो गोली उसको पाँव में लगी हुई थी, और उसकी हालत जाहिर सी बात खराब थी। फिर उसको वहाँ से मैंने लिफ्ट कराया, फिर फटाफट एम्बुलेंस मंगाई। फिर एम्बुलेंस मंगाने के बाद उसको गाड़ी में डाला गया, फिर उसको ले गए उसको। फिर वो 3 महीने हॉस्पिटल में रहा, हो गया ठीक ठाक वो। फिर उसकी क्लासेस का नुकसान हुआ उसके कुछ दिन, तो फिर मैंने जाके वो प्रिंसिपल वगैरह के हाथ पैर जोड़े सबके। तो लोग कंसिडरेट होते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, करेंगे, मदद करेंगे। तो अब उस ऑपरेशन में जो मेरे ऑब्जेक्टिव थी, वो ऑब्जेक्टिव तो मैं नहीं हासिल कर पाया। क्योंकि जोश तो इतना था कि मेरा मतलब कि आज तो ये इनको छत के अंदर ही दबा देंगे, इतने जोश में गया था। क्योंकि अब वो बच्चा बीच में पड़ गया तो मेरी प्रायोरिटी अब चेंज होगी। उस प्रायोरिटी का फायदा उठा के वो लोग भाग गए। वैसे 2 उनमें से बाद में से हमने निकाली, बट बाकी 4-5 जो है वो भाग गया। और वो पहाड़ के ऊपर जाके अल्लाह अकबर नारा तकबीर नारे लगा रहे हैं, जैसे पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी जीत ली। मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत थी, तुम निकल गए, आज बच गए। पर मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो वो बच्चे को निकाल के हम फिर लेके आए, और उसके बाद जो है वो सारा का सारा उसका फर्स्ट एड लगाई हमने। हम फर्स्ट एड कैरी करते हैं ऑपरेशंस में, बिल्कुल। वो अप्लाई की। फिर अपनी जो मेरी यूनिट थी उनसे एम्बुलेंस मंगाई, मोबाइल एम्बुलेंस, उसमें डाल के उसको फिर हम हॉस्पिटल ले गए। श्रीनगर पहुंच गया वो शाम तक, और उसका फिर वहाँ ट्रीटमेंट किया। मिर्जा साहब, फौज की तो बहुत बातें हो गई, लेकिन आप बहुत सारी और चीजें कर रहे हैं। जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने एक स्कूल खोला हुआ है दिल्ली के पास नजफगढ़ में, है ना? जी। उसका नाम जो है वो है शौर्य स्कूल, बिल्कुल। इसके अलावा आप बिल्डिंग्स भी बनाते हैं जी। हाँ, तो वो भी मैं पढ़ रही थी, उत्तराखंड के साइड पर आपका कोई कॉलोनी में आपने
हाँ, डेवलप किया है? एक मेरा हाँ जो जी, है, हाँ एक मेरा शौक था एडवेंचर में काम करने का। हाँ हाँ तो मैंने एक ऋषिकेश जो अ, हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हाँ वो। हाँ तो ऋषिकेश के पास में मैंने एक एडवेंचर रिजॉर्ट कुछ 2 से 2.5 साल पहले ही स्टार्ट किया है। दैट वाज माय एम्बिशन कि अपने यूथ के लिए एडवेंचर के लिए कुछ करना है। हाँ तो वो एरिया, एक तो वहाँ पर रिवर राफ्टिंग का बड़ा हाँ जी, हाँ हुआ है। आज की तारीख में वहाँ पर सारी दुनिया योगा के लिए पहुंचती है। बिल्कुल। इतने हिंदुस्तान के लोग नहीं पहुंचते जितने जितने बाहर के बाहर लोग के पहुंचते हैं। लोग आते हैं। उसके अलावा वहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म का बहुत स्कोप है, ट्रैकिंग का, और उसके अलावा जो है आप हाइकिंग का, रिवर राफ्टिंग तो मैंने आपको बताई दी। तो और नेचुरली भी बहुत अच्छी जगह है, झरने हैं खूबसूरत बड़े बड़े। तो वो मैंने वहां पर सेटअप किया। तो वो एक ये है। ये शौर्य जो स्कूल है, इसकी कहानी ये है कि जब फौज से मैं बाहर आ गया, उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में रहा, 24 साल में कॉर्पोरेट में रहा। तो मेरे मन में ये था कि फौज में रह के आपने देश सेवा की भावना से आप गए थे, आप वो करके आ गए, पर जो है अगर आपको उस काम को आगे कंटिन्यू करना है तो उसका जरिया क्या है। तो फिर मैंने कहीं पर ये पढ़ा कि जो है आप बैठ के एक बच्चे को पढ़ाते हो और आप उसको ना पढ़ा के अगर आप ये कोशिश करो कि आप उस एजुकेशन को बच्चों तक ले जाओ, खासकर वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब उससे बड़ा और कोई अच्छा काम नहीं है। तो वो करते हुए फिर वो मेरे ध्यान में ख्याल आया। फिर एक मेरे एयरफोर्स के फ्रेंड है, मैंने उनसे शेयर की बात। तो उसने कहा कि हाँ सर, बड़ा अच्छा आपका वो है ये। तो मैंने कहा भाई इसमें कैसे कर सकते हैं। तो फिर वहां पर जो है वो नजफगढ़ में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे जो है मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अपनी तरफ से बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया और इसको फर्निश करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो मैं जो फौज से कुछ जो मेरी सेविंग्स थी, उस सेविंग्स का मैंने पैसा लगा के उसको बड़े प्यार से मैंने उसको बनाया, फर्निश किया। और हमने वो शौर्य स्कूल, अच्छा अब कुछ होता है, एक शौर्य जो शब्द है वो बचपन से ही मुझे बड़ा प्यारा है। उस शब्द में मेरे को पता नहीं अपने अंदर ना एक बहुत ही मैं कहूंगा कि ऐसे जैसा मेरा खून दौड़ पड़ता है शौर्य। तो मैंने कहा भी शौर्य चक्र भी आ गया और शौर्य है सब कुछ। तो मैंने कहा इसका नाम ही शौर्य रखो। वो शौर्य स्कूल हमने उसका नाम रख दिया। उसमें फिर जो है जो आसपास के झुग्गी झोपड़े के बच्चे हैं, कुछ ऑर्फन्स, उनको हमने वहां पर एजुकेट करने की वो की प्लानिंग। और शुरू के 2-3 साल में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड में उनके माँ बाप भी उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि कमाई का हाथ होता है, वो कमाई का जरिया होते हैं। शाम तक जाएं कहीं से 100-150 रुपए लेके आए। तो जैसे मैंने 2 महीने में 15 बच्चे इकट्ठे हुए, 6 महीने में 15 में से 3 ही बचे, बाकी उन्होंने बंद कर दिया। और मैं देखूं मैंने इतने प्यारे प्यारे नए स्टाइल के बोर्ड, फर्नीचर रंग बिरंगा, तो मेरे को देख के एकदम से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने कहा यार इतने प्यार से फर्निश किया और ये नहीं चल पा रहा है। फिर धीरे तब एक टाइम तो लगा बंद कर दो, फिर बोला नहीं यार अब चालू कर दिया तो कंटिन्यू करो। फिर धीरे 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 करके हमने उन लोगों की काउंसलिंग करनी शुरू की, उनको एजुकेशन के बारे में, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना शुरू किया। तो अब कितने बच्चे हैं? अब उसमें मैम 125 की स्ट्रेंथ है और 4 उसमें टीचर हैं। सो दैट इज वन एरिया वेयर आई वाज वर्किंग। मैराथन भी आप? हाँ जी, मैं मैराथन रहा हूँ शुरू से। कॉर्पोरेट में आके मैराथन शुरू हुई। तो उसके बाद सबसे पहले इंडिया में एयरटेल, जिस एयरटेल में मैंने भी 2 साल काम किया है, तो वही कंपनी जो है इंडिया में मैराथन का कल्चर लेके आई। दिल्ली के JNU स्टेडियम में उन्होंने पहली हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की थी। तो वहां से हमने दौड़ना शुरू किया। उसके बाद फिर हम लगातार, अब तो खैर दुनिया भर के कॉर्पोरेट हाउसेस 1000 जगह मैराथन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बहुत सारी हमने सीरियस बातें कर ली, अब कुछ हल्की फुल्की बात भी कर लेते हैं। जी जी। आपकी पसंदीदा फिल्म? मेरी पसंदीदा फिल्म तो वो भी शौर्य ही है। और एक बहुत पहले कॉमेडी आई थी, अब जो कॉमेडी आती है मेरे ख्याल से वो मेरे टेस्ट की नहीं है। एक बहुत पहले कॉमेडी आई थी, जाने भी दो यारो। हाँ, जाने भी दो यार, नसीरुद्दीन शाह है वो जो कॉमेडी है। ओमपुरी भी है उसमें। एंड मतलब दैट वाज अ रियल कॉमेडी, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे उसमें। फिर उससे पहले जो कॉमेडी होती थी सुनील दत्त की और इनकी, पड़ोसन, अच्छा, व्हाट अ क्लासिक कॉमेडी। तो अगर मतलब वो हल्के फुल्की मूवी देखनी हो तो वो है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर में मैं आपको नाम लूंगा कि जो बॉलीवुड में, उनमें जाहिर सी बात है कि पहले दिलीप कुमार हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन अपने टाइम के हुए, फिर राजेश खन्ना का युग हुआ, तो ये सारे हैं। फिर आज की तारीख में मैंने आपको बताया मेनन
टेरिफिक एक्टर। फिर मनोज वाजपेयी जी हैं, तो मनोज वाजपेयी के साथ मैंने भी एक मूवी में काम किया हाँ है। बिल्कुल, वो भी बात रह गई तो बिल्कुल। वो और उनके साथ मेरे को, क्योंकि जब वो मूवी में हम काम कर रहे थे तो उन दिनों कोविड पीक पर था। हाँ। और मनोज वाजपेयी खुद जो है वो शूटिंग लोकेशन पे, उत्तराखंड में शूटिंग लोकेशन थी, वहां पर कोविड में फंस गए। तो वहां पर कोई काम नहीं होता था, शूटिंग करेंगे और बैठ के रात को गप्पे मारेंगे, तो उनके साथ बहुत बातचीत करने का मौका मिला। हाँ। अब आप सोच नहीं सकते थे कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, और उनके साथ जो आप इतना टाइम बैठे हुए हो कि अब मतलब ये नहीं सोचा कि अब बोले कि, वो कहते हैं मेजर साहब तुम बड़े किस्मत वाले हो भाई, तुम्हारी तरह हम नौकरी कर रहे थे, आप पेंसिल खा रहे होते। तो मैं उनको मजाक करता था कि सर क्यों मजाक कर रहे हो आप? हैं, आपको पेंसिल की जरूरत कब से पड़ गई? तो इतनी बैठ के आप गप्पे मार रहे हो उनके साथ। और मूवी का क्या नाम था? मूवी मैम ये अल्टरनेट मूवी है, तो ये इंग्लिश में रिलीज हुई थी 2 साल पहले, द फेबल करके। उसके बाद फिर इसका हिंदी रूपांतरण अभी हुआ था 6-7 महीने पहले, जुगनुमा। अच्छा। और ये थिएटर्स में कुछ टाइम चली। ओटीटी पे है? ओटीटी पे फिलहाल है मैम, फिलहाल अभी है। और जुगनुमा इट्स अ वेरी डिफरेंट मूवी, मिस्टिकल थीम है इसका। तो उसमें मनोज वाजपेयी जी लीड रोल में है। उसमें हमारे जो है उसमें कुछ उनको रियल फौजीज की जरूरत थी, तो उसमें वो हुआ, उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिए, सब कुछ किया। मैं इस तरीके से मैंने कोशिश की कि मैंने कहा एक नया, मेरे को एक्सपीरियंस, एक नई चीज करने का एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली रिस्क टेकिंग एबिलिटी आई हैव दिस। जैसे मैंने आर्मी छोड़ी तो मेरे को बहुत गालियां सुनने को मिली कि भाई इतनी अच्छी जॉब, सौर्य चक्र। मेरे को फौज के सीनियर कमांडर्स ने बोला कि यार तू सौर्य चक्र लेके फौज छोड़ रहा है, बट माई दिस थिंग, और मम्मी पापा के तो डांट अलग पड़ी। बिल्कुल पड़ी। मेरे फादर ने बात करनी बंद कर दी। तो वो सब हुआ। उसके बाद देखिए आप, फौज से मैं कॉर्पोरेट में गया। कॉर्पोरेट में भी मैंने टेलीकॉम में, बैंकिंग में मैं 15 साल रहा। उसके अलावा बैंकिंग में मोस्ट चैलेंजिंग वाज एग्री फाइनेंस। 15 में से 12 साल में एग्री फाइनेंस में रहा। अच्छा। पूरा देश का एग्री फाइनेंस मैंने हैंडल किया। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन में रहा, टेलीकॉम में रहा। अब मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो आई हैव दिस नैक ऑफ गेटिंग इनटू समथिंग व्हिच इज अननोन, जो पता ना हो ना। हाँ, एक मतलब शुरू करना, उस चीज को जानना जिसका बिल्कुल पता नहीं है, और फिर पीक पर आकर उसको छोड़ देना, फिर नई चीज ट्राई करना। तो इसीलिए मैंने इस मूवी के लिए मैंने कहा भी देखते हैं क्या बोले। और फेवरेट एक्ट्रेस में तो काफी हैं। और जैसे पहले आती थी वहीदा रहमान आती थी, और उसके बाद नुतन होती थी, और उसके बाद जो आज नुतन, उसके बाद जो आज की एक्ट्रेस है, इनमें हमारे आज की तारीख में जो आर्टिकल 370 में हिमाचल से ही है वो, यामिनी गौतम। तो वो है, क्या जबरदस्त एक्टिंग है उस लेडी की। बिल्कुल रियलिस्टिक, कोई उसमें वो है ही नहीं। और तो ये सारी हैं जो है। और पुरानी एक्ट्रेस तो सारी बड़ी ही लाजवाब एक्ट्रेस हुआ करती थी, कंप्लीट। सो दैट इज माय। और खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं अभी भी आज की तारीख में भी जो हमारा हिमाचली खाना है, उसको वो मेरा ज्यादा प्रेफरेंस रहता है। बाकी खाना बना लेते? जी, बचपन से ही बचपन से ऐसी कोई डिश नहीं है, चाहे मैं वेज हूँ पर नॉन वेज हर सारा सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप? मेरे से जो है कोई वेजिटेबल, कोई सब्जी, चिकन, मटन, कुछ भी, बिरयानी अलग अलग ढंग से बनवा लीजिए। एग बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, पनीर बिरयानी, तो वो सारे। और उसके अलावा भी मतलब जो है कुछ भी, मतलब खाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाना कौन सा पसंद है? गाने तो कई हैं, बट अगेन कुछ एक चीजें हैं, जैसे जो है जो रात तूने चुनी राही उस राह पे चलते जाना रे, तुझको चलना होगा। और उसके बाद जो ऐसे है, गा लेते? नहीं मैं इतने, लेकिन बाथरूम सिंगर तो सब होते हैं। बाथरूम सिंगर टाइप है वो, हम कर लेते हैं। हाँ, तो वो तो है। एक छोटा सा गाना हमें गुनगुना दीजिए। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बिल्कुल नदी की तरह जो है वो जीवन बहता है, और हमारी बातचीत भी उसी तरह से बही आज, और लोगों को पसंद आई होगी, हमें बिल्कुल आशा है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे लिए ये विशेष दिवस है कि आज मैं अपनी जन्मभूमि हिमाचल में बैठा हूँ आपके साथ, और यहाँ पर बैठ के इतनी अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।